नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 19 अप्रैल 2021 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 25 में से 24 एग्जैक्ट रोबोट जीके के सवाल मिल चुके हैं। जो भी सवाल होंगे वो आपके 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे और साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स ही देखने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। सभी शिफ्ट की ऑल शिफ्ट की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ फाइल मिल जाती है, तो जिन भी कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ज्वाइन कर लेना। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने थर्ड शिफ्ट के सवाल है वो टेलीग्राम पर रियल और ऑथेंटिक सवाल भेजे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, सारे एग्जाम्स के 100+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही पास के अंतर्गत टेस्ट बुक पर दे सकते हो। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। इसमें सारे एग्जाम्स साथ आते हैं। आपके एनटीपीसी हो गया जिसमें सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ग्रुप डी है, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स है, इसके अतिरिक्त जो भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, सारे सेंट्रल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप क्लिक करके ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का वीडियो डाल दिया था, यदि आपने नहीं देखा जरूर देख लेना। अभी अपन 1 मिलियन के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो जिन भी कैंडिडेट ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला जीके का सवाल है, भारतीय डाक जो संशोधन विधेयक बिल लाया था 1986 में, तो उसको कानून बनने से रोकने के लिए किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो पॉकेट वीटो का सिर्फ और सिर्फ एक बार ही प्रयोग किया गया है, जो कि किया था राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा, जब ये 1986 में डाक संशोधन विधेयक है वो कानून बनने से रोक लिया था। ये राज्यसभा और लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन राष्ट्रपति ने यहाँ पर मंजूरी नहीं दी थी। तो पॉकेट वीटो कुछ ऐसा ही होता है कि संविधान में कहता है, राष्ट्रपति को ये एक अधिकार देता है कि वो कोई भी बिल है, विधेयक है, उसको मंजूर या नामंजूर करने की कोई तय समय सीमा नहीं है। यदि वो बिल को पास न करें, मंजूर न करें, तो ऐसी कोई लिमिट नहीं कितने दिन के अंदर उनको पास करना होगा। तो ये पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। यदि पास नहीं करते तो पॉकेट वीटो समझा जाता है, जो कि यहाँ पर बात करूँ ज्ञानी जेल सिंह ने ऐसा किया था, जो 7वें राष्ट्रपति हैं भारत के, 1982 से 1987 तक रहे थे। अगला सवाल देखिएगा, 2018 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो 2018 में हुए थे, आपको सभी को पता होना चाहिए, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए थे, जिसमें इंडिया की रैंक रही थी थर्ड। इंडिया ने 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल यानी 66 मेडल अपने खाते में किए थे। और 2022 में नेक्स्ट जो अगले राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स कंडक्ट होने वाले हैं वो बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। देखिएगा अगला सवाल नंबर 3, 2020 में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल में राफेल नडाल ने किसको हराया था? मतलब चैंपियन तो फ्रेंच ओपन 2020 में राफेल नडाल रहे थे, तो पूछा है उप विजेता कौन रहे थे? नोवाक जोकोविच रहे थे। वुमेन सिंगल की बात करूं 2020 फ्रेंच ओपन में, तो चैंपियन रही थी इगा स्विटेक जो कि पोलैंड की खिलाड़ी है। उप विजेता रही थी सोफिया केनिन जो कि यूएस की खिलाड़ी है। तो ये तो बात होगी आपकी 2020 फ्रेंच ओपन की। जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए 2020 में, विंबलडन नहीं हुआ था, आपको पता होना चाहिए। तो 2020 में फ्रेंच ओपन में विजेता राफेल नडाल, यूएस ओपन में डोमिनिक थीम रहे थे 2020 में। ये 2020 की बात हो रही पुरुष ग्रैंड स्लैम जो एकल की सिंगल्स की, ऑस्ट्रेलिया ओपन में विजेता रहे थे नोवाक जोकोविच। अब देखिए उप विजेता का जो आज सवाल पूछा गया था, आपको पता होना चाहिए जो भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है फ्रेंच, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन, उसमें उप विजेता कौन रहे हैं? जैसे कि एनटीपीसी में यहाँ से सवाल पूछा गया था और एसएससी ने भी आज पूछा है उप विजेता का। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में मेन सिंगल के उप विजेता रहे थे डोमिनिक थीम, फ्रेंच ओपन के उप विजेता नोवाक जोकोविच जो पूछा है, यूएस ओपन के उप विजेता अलेक्जेंडर जेवरेव रहे थे। और क्ले कोर्ट, देखिए कोर्ट है कौन सा यहाँ पर ग्रैंड स्लैम है, किस कोर्ट में खेला जाता है? जैसे कि फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट में खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है सिंथेटिक कोर्ट में खेला जाता है, यूएस ओपन ही हार्ड कोर्ट में और विंबलडन ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। ये तो आपकी मेन सिंगल्स की बात होगी। बाकी महिला एकल ग्रैंड स्लैम का भी आपको पता होना चाहिए। चैंपियन जो 2020 में वुमेन सिंगल ग्रैंड स्लैम में फ्रेंच ओपन की इगा स्विटेक रही है, यूएस ओपन की नोआमी ओस्का रही है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की सोफिया केनिन रही है। देखिएगा अगला सवाल, ओलंपिक में बैडमिंटन स्पोर्ट में भारत कितने मेडल जीता? मैं बता भी चुका हूँ, इससे पहले आपके पूछा गया था, जो एक स्पोर्ट का पूछा था, वेट लिफ्टिंग में इंडिया ने ओलंपिक में कितने पदक जीते थे। जिसमें मैंने ओलंपिक में जो भी स्पोर्ट होते हैं इंडिया की क्या यहाँ पर प्रेजेंट परफॉर्मेंस रही वो मैंने आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पर बैडमिंटन की बात करूं तो ओलंपिक में बैडमिंटन ने इंडिया के खाते में 2 मेडल है, एक सिल्वर मेडल है, एक ब्रॉन्ज मेडल है। सिल्वर मेडल जीता था 2016 में पीवी सिंधु ने और ब्रॉन्ज मेडल जीता था साइना नेहवाल ने 2012 में। अब मैं सारे स्पोर्ट का बता देता हूँ, भारत का क्या रैंक है, कितने मेडल हैं।
जितने भी स्पोर्ट हैं ओलंपिक में। तो फील्ड हॉकी में सबसे ज़्यादा मेडल है भारत के ओलंपिक में। फील्ड हॉकी में 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। आपको हॉकी का पूछ ले यानी फील्ड हॉकी का पूछ ले भारत के कितने मेडल है ओलंपिक में, तो आप कहेंगे 11 मेडल है, 8 1 2, 8 गोल्ड है सबसे अधिक। शूटिंग में भारत की 4 मेडल है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज है, शूटिंग में 4। एथलेटिक्स में कितने इंडिया के 2 मेडल है जो कि 2 ही सिल्वर है। रेसलिंग में 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज यानी 5 मेडल हो जाते हैं भारत की। बैडमिंटन में भारत के 1 सिल्वर, 1 ही ब्रॉन्ज जो आज पूछा था। बॉक्सिंग में भारत के 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं, तो 2 बॉक्सिंग के हैं। टेनिस का 1 ही ब्रॉन्ज मेडल है। वेट लिफ्टिंग में भी 1 ब्रॉन्ज मेडल है। तो इस प्रकार टोटल इंडिया के 9 गोल्ड हो जाते हैं, 7 सिल्वर हो जाते हैं, 12 ब्रॉन्ज मेडल हो जाते हैं। 9 गोल्ड कौन से, 8 गोल्ड तो मैंने आपको बता दिया कि फील्ड हॉकी में थे, 1 गोल्ड था शूटिंग में। देखिएगा अगला सवाल, चित्रदुर्ग किला किस राज्य में है। चित्रदुर्ग किला है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। और देखिए चित्रदुर्ग से मिलता जुलता नाम है चित्तौड़ फोर्ट। तो चित्तौड़गढ़ का किला है राजस्थान में, जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत लिस्ट में भी शामिल है, 2013 में किया गया था। लेकिन आपको चित्रदुर्ग का पूछा था, कर्नाटक में है, चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति करेक्ट हो जाएगा, इजी सवाल था। मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पर सही हो जाएगा। मौर्य वंश का शासनकाल जो मौर्य साम्राज्य का रहा है 322 BC से 184 BC तक रहा है। बहुत बार पूछा जाता है कि बिंदुसार हैं, उनके उत्तराधिकारी कौन थे, या फिर अशोक इनके पुत्र थे, वो बिंदुसार के थे। चंद्रगुप्त के बाद उत्तराधिकारी थे बिंदुसार थे। और चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये मौर्य वंश के प्रथम शासक या संस्थापक थे। नेक्स्ट वन देखिएगा, शंघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है। दोस्तों ये जो 20वां शिखर सम्मेलन हुआ है SCO का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ कोविड-19 के कारण। वैसे जो इसकी अध्यक्षता की थी वो रूसी संघ के अध्यक्ष श्री व्लादिमीर पुतिन ने की थी। तो रूस के द्वारा इसकी एक तरीके से अध्यक्षता की गई है बैठक की, लेकिन ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ है। 20वां शिखर सम्मेलन 10 नवंबर 2020 को हुआ था। इससे पहले जो 19वां शिखर सम्मेलन हुआ था SCO का, वो कहाँ पर हुआ था, वो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुआ था। 2021 में होने वाला है तजाकिस्तान में। और जो SCO की बात आई तो आपको पता होना चाहिए, SCO की स्थापना हुई थी 2001 में शंघाई में। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। रशिया और चीनी इसकी SCO की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें सदस्य देश SCO के 8 है। कौन कौन से है वर्तमान में सदस्य देश, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। टोटल 8 सदस्य देश है। भारत और पाकिस्तान आपको पूछ लें SCO के सदस्य देश कब बने हैं, 2017 में इस संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला है भारत और पाकिस्तान को। कब, SCO के 2017 में, क्योंकि इस लाइन से बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। SCO में आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड एक और फैक्ट पता होना चाहिए कि SCO देशों के महाअभिवक्ताओं की जो बैठक हुई है 18वीं, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित हुई है 20 अक्टूबर 2020 को। आपको पूछ लें SCO के महाअभिवक्ताओं की बैठक में भारत की ओर से किसने नेतृत्व प्रतिनिधित्व किया था, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया था। नेक्स्ट 2021 में ये जो महाअभिवक्ताओं की बैठक होने वाली है SCO की, वो होगी, भारत इसकी मेजबानी करेगा। देखिएगा अगला सवाल, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड है। IUPAC नाम मेथेनोइक एसिड कहा जाता है फॉर्मिक एसिड को, जो चींटी के डंक में पाया जाता है। NTPC में एक सवाल पूछा गया था, चींटी के डंक में जो फॉर्मिक एसिड होता है उसके प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है जहां पर ये डंक होता है, तो बेकिंग सोडा लगाया जाता है। बेकिंग सोडा यानी NaHCO3, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट आप कह सकते हो। जूट या फिर जो पटसन है उसके उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो जूट, जिसे सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इससे पहले भी आपके CHSL में ये सवाल आ चुका है। पश्चिम बंगाल है प्रथम स्थान पर। आपको यहाँ पर 2018-19 करके पूछा था, जो भी पूछा पश्चिम बंगाल प्रथम है, सेकंड बिहार है, थर्ड ओडिशा है। और ये तो जूट का हो गया। कॉटन उत्पादन में गुजरात प्रथम राज्य है। छत्तीसगढ़ जो अमरकंटक पठार है वहां पर कौन सा खनिज पाया जाता है, अमरकंटक पठार में जो खनिज पाया जाता है वो बॉक्साइट पाया जाता है। वैसे बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा, ओडिशा। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी के वातावरण से परे ब्रह्मांड में ग्रहों एवं तारों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो पृथ्वी के वातावरण से परे जो ब्रह्मांड में ग्रह हो गए, तारे, जो भी जितने भी सब कुछ है उसका अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को कहा जाता है खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के तहत बेस्ट एक्टर को किस तमिल फिल्म हेतु अवार्ड दिया गया, आप कमेंट करके बताना। 67वां पूछा गया था या फिर 66वां पूछा गया था। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड की बात करें तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया था उनका नाम है दोस्तों धनुष। और धनुष को जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया वो किस फिल्म हेतु, किस तमिल फिल्म के लिए अभिनय किया था उनको मिला है, तो फिल्म का नाम है असुरन। तो असुरन मूवी के लिए धनुष को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। देखिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो 2 जनों को दिया गया था, एक तो मनोज वाजपेयी को दिया गया है, एक दिया गया है धनुष को। तो इसमें धनुष का आपको पूछा गया था। बाकी जो 67वां नेशनल फिल्म अवार्ड है ये 22 मार्च 2019 को इसकी घोषणा की गई थी। और इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है मरकर लाइन ऑफ द अरेबियन सी को दिया गया। बेस्ट नॉन फीचर
फीचर फिल्म है एन इंजीनियर ड्रीम हो जाएगा। दादासाहेब फाल्के अवार्ड जो अब की बार 67वें में दिया गया है वो रजनीकांत को दिया गया है। बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट है वो सिक्किम हो जाएगा। बेस्ट एक्टर मनोज वाजपेयी और धनुष है। बेस्ट एक्ट्रेस है कंगना रनौत। नेक्स्ट में देखिएगा, बाकी आप कमेंट करके बताना 67 था या फिर 66 था। यदि 66 में इस प्रकार पूछा है कि 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड के तहत बेस्ट फीचर फिल्म जो तमिल में अलग अलग रीजनल फिल्म का अवार्ड दिया जाता है तो तमिल में दिया गया है बर्रम फिल्म को। यहाँ पर आप देख सकते हो इस लिस्ट में जो भी रीजनल मूवी का बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है सभी भाषा में मैंने कवर की है। और ये 66वें अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म थी हेलारो। दादासाहेब फाल्के पुरस्कार दिए गए थे इसमें अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट में देखिएगा, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो बांग्लादेश में एक ग्रामीण बैंक है। देखिए इसका ही क्यों पूछा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मोहम्मद यूनिस वैसे इनके संस्थापक हैं और मोहम्मद यूनिस को और जो बैंक है ग्रामीण बैंक को 2006 में संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो जो भी नोबेल शांति पुरस्कार या फिर जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर फैक्ट पूछे जा रहे हैं। तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। हेडक्वार्टर इस बैंक का ढाका बांग्लादेश में है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 15। यहाँ पर पूछा गया मार्च 2020 में नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये दोस्तों जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी का हुआ है कोलकाता इंडिया में आयोजित हुआ है। अगला सवाल नंबर 16, ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करती है? तो सूर्य से जो हानिकारक यूवी अल्ट्रा वायलेट किरणें आती रेज आती हैं उनकी हमारे शरीर को बचाती है, पृथ्वी को बचाती है, वो ओजोन रे हो जाएगी, ओजोन लेयर हो जाएगी, परत हो जाएगी। अब देखिए एग्जाम एक सवाल पूछा जाता है ओजोन परत की मोटाई है वो किस यूनिट में मापी जाती है? तो डॉप्सन से इसकी मोटाई को मापा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में यानी जो बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर वगैरह आ जाता है यहाँ पर एक मांगणियार वर्ग है तो उनके कलाकार के द्वारा किस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है? तो मांगणियार कलाकारों के द्वारा जो पश्चिमी राजस्थान से बिलोंग करते हैं स्पेशली जैसलमेर से उनके द्वारा कमायचा तथा खड़ताल है ये दो वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। जो भी ऑप्शन था कमायचा या खड़ताल में से आपको करेक्ट करना था। कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है? इनपुट के केस में यहाँ पर मॉनिटर आउटपुट, स्पीकर आउटपुट, प्रिंटर आउटपुट, तो स्कैनर करेक्ट हो जाएगा। बाकी इनपुट बहुत बार बता चुका हूँ, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है, कैमरा हो गया आपका, टच स्क्रीन है, MICR, OMR, OCR, ये सभी इनपुट डिवाइसेज हैं। नेक्स्ट वन देखिएगा, सितंबर 2020 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल के तहत किस डायरेक्टर ने बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीता है? तो बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड दिया गया है जो वेनिस फिल्म फेस्टिवल के तहत वो दिया गया है चैतन्य तम्हाने को। किन्हें? चैतन्य तम्हाने को दिया गया है। और वेनिस फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने अपनी एक मूवी रिलीज़ की थी मराठी भाषा में जिसका नाम था द डिसिपल। तो डिसिपल के लिए जो एक सर्वश्रेष्ठ पटकथा का अवार्ड दिया गया वो चैतन्य तम्हाने को दिया गया है। नेक्स्ट वन देखिएगा, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक ही तार का प्रयोग किया जाता है और सभी कंप्यूटर को एक ही तार से एक ही क्रम में जोड़ा जाता है? तो एक ही केबल से सारे कंप्यूटर इस टाइप से एक सीध में कनेक्ट होंगे, वो कहलाएगी बस टोपोलॉजी। जो कंप्यूटर में व्यवस्था रहती है, टोपोलॉजी रहती है नेटवर्क की, उसका पूछा गया है। डिजिटल भारत से संबंधित आपका एक सवाल पूछा था, एग्जैक्ट नहीं मिला सवाल, जिन भी कैंडिडेट को पता है थर्ड सेट वाले जरूर कमेंट करना। डिजिटल इंडिया लॉन्च हुई थी 1 जुलाई 2015, वैसे घोषणा इसकी कर दी गई थी 20 अगस्त 2014 को। अब देखिए डिजिटल इंडिया का जो मोटो था वो था पावर टू एम्पावर। इसके उद्देश्य से हो सकता है सवाल पूछा गया है, जो कि इसके 9 पिलर्स हैं, आपको पता होना चाहिए। डिजिटल इंडिया के ब्रॉडबैंड, हाईवे है, मोबाइल कनेक्टिविटी है, आपके सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस है, ई शासन है, प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, ई क्रांति है। ये सभी 9 पिलर से सवाल आया है, तो आप बताना कमेंट करके। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है, रेत को आम भाषा में क्या कहा जाता है? जब NTPC में आया था सवाल, जब रेतवाड़ी कृषि व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त, मैंने बहुत बार बताया था, ये सेम वहीं से उठा है कि रेत है अर्थात किसानों को, रैयत का मतलब किसान हो जाएंगे। और जो रेतवाड़ी कृषि व्यवस्था है वो मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में ये कृषि व्यवस्था जो रेतवाड़ी शुरू की गई थी, जिसमें रेत का मतलब है किसान। और इस व्यवस्था में किसानों को भूमि के मालिकाना हक तथा कब्जादारी अधिकार दे दिए गए थे। और स्थायी बंदोबस्त भी एक कृषि व्यवस्था जो कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। इजारेदारी प्रथा है वो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू की थी। महालबाड़ी कृषि व्यवस्था 1822 में जो होस्ट की थी उनका नाम है होस्ट मैकेंजी। नेक्स्ट में देखिएगा, कौन सा पठार भारत में नहीं? ये ऑप्शन दिए गए थे, भारत में पठार कौन सा नहीं? बुंदेलखंड का तो है, छोटा नागपुर भी है, मालवा का भी है। और जो मैकल है ये पठार न होकर एक पहाड़ी हो जाएगी जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, तो ये मैकल करेक्ट हो जाएगा। छोटा नागपुर कहाँ पर है? झारखंड में। अंतिम सवाल, विश्व भर में पौधे और जो पशुओं की जातियों के संरक्षण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो IUCN से एक आपका सवाल पूछा गया है। IUCN जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? IUCN फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। मुख्यालय
इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, स्थापना 1948 में हुई थी। रीजनिंग से एक सवाल था कि भूकंप के कारण कौन सी प्राकृतिक घटना नहीं होती है। ये कुछ ऑप्शन दिए गए थे, आप कमेंट करके बताना क्या आंसर होने वाला है इसका। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।